हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका वात्सल्य क्लासेस, आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे कक्षा 10 का अगला अध्याय, जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय देना है अपना। हम सीधा आते हैं अपने बिंदु पर। जनसंघर्ष और आंदोलन जो पाठ है, इसमें से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक प्रश्न 2 नंबर का इस पाठ में से पूछा जाएगा। तो जनसंघर्ष और आंदोलन को अगर हम देखें तो जनसंघर्ष और आंदोलन वैसे एक ही चीज है। आंदोलन जन संघर्ष के लिए ही किए जाते हैं। जन यानी जनता, जनता द्वारा अगर सरकार के विरुद्ध कोई संघर्ष किया जाता है, सरकार के खिलाफ अगर संघर्ष किया जाता है तो वो जन संघर्ष कहलाता है। और लोग जब इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को आगे रखते हैं, मांग बनवाने के लिए सरकार से बात करते हैं, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो वो आंदोलन का रूप लेता है। इस प्रकार से जनसंघर्ष और आंदोलन जो हमारा पाठ है, इस पाठ के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, उनको हम देखेंगे। तो इस बिंदु में हमें सबसे पहले जनसंघर्षों के 2 उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण है, पहला जो उदाहरण है वो नेपाल का दिया गया है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन। पहला हमारा प्रश्न यही बनता है, नेपाल का लोकतंत्र के लिए आंदोलन क्या है। तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ ये कि जो नेपाल है वो तीसरी लहर के देशों में आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति की तीसरी लहर के देशों में, लोकतांत्रिक देशों में। तो 1990 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हुई। हालांकि राजा भी था और लोकतांत्रिक सरकार भी स्थापित हुई। लोकतांत्रिक सरकार सत्ता चल रही थी और राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को स्वायत्त शक्तियां दे रखी थी। लेकिन कुछ समय पश्चात एक रहस्यमय घटनाक्रम हुआ और नेपाल के राजा की हत्या हो गई। 2001 में एक रहस्यमय घटनाक्रम हुआ, इसमें कत्लेआम हुआ। उसमें राजा, नेपाल का जो राजा था, उसकी हत्या कर दी गई। वीरेंद्र, नेपाल का राजा वीरेंद्र, इसकी हत्या हुई। इसके पश्चात ताजपोशी हुई ज्ञानेंद्र की, राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया? ज्ञानेंद्र ने प्रयास किया कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई जो सरकार थी, जो संसद थी, उसको हटाया जाए, लोकतांत्रिक संसद को हटाया जाए, इसकी शक्तियां कम करने का प्रयास किया। इससे शक्तियां ली, छीनने का प्रयास किया, इसको मानने स्वीकार करने से इनकार किया। 2005 में यह घटनाक्रम हुआ, धीरे धीरे। और उसके पश्चात 2006 में उसने क्लियर मना कर दिया कि संसद वंसद लोकतंत्र कुछ नहीं है, जो है वो राजा ही रहेगा, सारी शक्तियां, सत्ता की सारी पावर जो है वो राजा में रहेंगी। जनता ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया तो 2006 में जनता ने आंदोलन खड़ा कर दिया राजा के खिलाफ कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है वही शासन करेगी। तो आंदोलन कब हुआ नेपाल में लोकतंत्र के लिए? 2006 में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ। जनता ने कि बहुत भारी बड़ी भीड़ और अनिश्चितकालीन हड़ताल, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। राजा को 3 दिन का अल्टीमेट दे दिया गया कि आपको 3 दिन में चुनी हुई सरकार को बहाल करना है और अपनी सत्ता जो आपने हथियाई है, जो शक्तियां आपने हथियाई हैं, उनको वापस लौटाना पड़ेगा। राजा ने पहले स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंततः इतनी भीड़ को और क्रुद्ध भीड़ को और आंदोलनकारियों को देख करके उसे लगा कि ऐसा नहीं होगा, हमारी राजशाही नहीं चलेगी। तो अप्रैल 2006 में राजा ने चुनी हुई सरकार को मान लिया। इस आंदोलन में एक अलायंस बना, एसपी, 7 पार्टी अलायंस, 7 दलीय संगठन। तो इन्होंने
इसमें जितनी भी पार्टियां थी देश में, उन सारी पार्टियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और राजा के खिलाफ आंदोलन किया, राजा के खिलाफ लोगों को एकजुट किया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसके पश्चात 2008 में राजशाही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। 2015 में यहां पर नया संविधान लागू किया गया। ये था नेपाल का लोकतंत्र के लिए आंदोलन। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, नेपाल के लिए लोकतंत्र के दूसरे आंदोलन में पर प्रकाश डालिए। तो इसका आपको सीधा सही लिखना है कि 1990 में यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई थी। इसके बाद राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई, एक षड्यंत्र पूर्वक कत्लेआम, रहस्यमय कत्लेआम हुआ, उसमें राजा की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद राजा ज्ञानेंद्र राजा बने। उन्होंने चुनी हुई सरकार को मानने से इनकार कर दिया, तो जनता ने बगावत कर दी, जनता ने आंदोलन किया। 2006 में आंदोलन हुआ, 2008 में राजा की सत्ता समाप्त हो गई, 15 में संविधान लागू हो गया। आपका प्रश्न ये पूरा हुआ। इस प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर हुआ। अब इसके पश्चात एक दूसरे आंदोलन का उदाहरण आता है, उसमें भी आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। बोलीविया का जल युद्ध क्या है? बोलीविया का जल युद्ध बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है। बोलीविया का जल युद्ध, बोलीविया क्या है? बोलीविया एक लैटिन अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिका का गरीब देश है। और इस देश में वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने दबाव बनाया, क्योंकि विश्व बैंक पैसे देती है बड़े बड़े देशों को, छोटे बड़े देशों को, सबको ही पैसे देती है। वर्ल्ड बैंक लोन देती है, एक तरह से बैंक लोन देती है। अब इसने शर्त लगा दी कि आपको पानी की सप्लाई का अधिकार, क्या? पानी सप्लाई, जो पानी सप्लाई का अधिकार है वो निजी कंपनी को देना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा। तो दबाव में आकर के इस बोलीविया की सरकार ने पानी की सप्लाई का अधिकार एक एमएनसीज को दे दिया, मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया। एमएनसीज ने क्या किया कि पानी का बिल बढ़ा करके जो 1000 रुपए था उसको 5000 रुपए कर दिया। अब 5000 रुपए पर मंथ अगर पानी का बिल आएगा तो बाकी खर्चे कहां से चलेंगे? जबकि बोलीविया को हमने पहले जिक्र किया है कि बोलीविया एक गरीब देश था। इस चीज को लेकर के लोगों में गुस्सा उत्पन्न हुआ और लोगों ने बगावत कर दी, और बिना किसी नेतृत्व के, कोई नेता नहीं था नेतृत्व करने वाला, बिना किसी नेतृत्व के स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन खड़ा हुआ। और उसके बाद हालांकि एक संगठन था, फेडेकोर नाम का संगठन बना था, उस संगठन ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ, जनता ने हड़ताल कर दी। हालांकि सरकार ने बर्बरतापूर्वक इसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन जनता नहीं मानी, हड़ताल कर दी और बड़े पैमाने पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो अंततः इस एमएनसीज यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसने पानी की सप्लाई का ठेका लिया था, उसे अपना ठेका वेगा छोड़ करके भागना पड़ा, बोलीविया देश को ही छोड़कर भागना पड़ा। ये कोचबम्बा शहर था, कोचबम्बा शहर का सबसे पहले अधिकार दिया गया था पानी सप्लाई का। कोचबम्बा शहर को छोड़कर के इस कंपनी को भागना पड़ा और पानी की पुरानी दरें कायम की गई और जनता ने हड़ताल समाप्त की। इस प्रकार से 2 आंदोलन हुए। दोनों आंदोलनों में क्या किया गया? जनता ने सरकार के खिलाफ हड़ताल की है, बगावत की है, अपनी मांगे रखी है, आंदोलन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंघर्ष और आंदोलन जो है वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी जरूरी है। जैसे नेपाल में तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जबकि बोलीविया लोकतांत्रिक देश है, वहां पर भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंघर्ष और आंदोलन ये स्वतंत्र देश में लोकतंत्र स्थापना करने के लिए भी सहयोगी हैं और लोकतांत्रिक देशों में जनता अपने अधिकार मनवाने के लिए, अधिकार मांगने के लिए भी जनसंघर्षों का और आंदोलनों का सहारा लेती है। इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। दोनों प्रश्न थे कि नेपाल का लोकतंत्र के लिए आंदोलन क्या है, बोलीविया का जल युद्ध क्या है। तीसरा प्रश्न आया कि जनसंघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र में क्यों जरूरी है या लोकतंत्र में क्या काम आते हैं, लोकतंत्र में आवश्यकता। तो आप 2 कारण लिखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 कारण लिखेंगे। एक तो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, जनता अपने अधिकारों की मांग करती है, अधिकारों की मांग,
और दूसरा, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो मनमानी नहीं कर सके, मनमानी रोकने के लिए। ये दो कारण हम दे सकते हैं जिनके कारण से लोकतंत्र में जन संघर्ष और आंदोलनों की आवश्यकता पड़ती है। जनता अपने अधिकारों की मांग करती है और चुने हुए प्रतिनिधि मनमानी या तानाशाही न करने लग जाए, इसके लिए जन संघर्ष और आंदोलनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे 3 प्रश्न इस प्रकार से इस पार्ट में से पूरे हुए। इसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो जन संघर्ष और आंदोलन है, इनमें जो नेतृत्व करने वाले हैं, समूह हैं, वो क्या है। तो एक तो आंदोलनकारी समूह होता है और एक होता है दबाव समूह। 2 प्रकार के समूह है या नेतृत्वकर्ता हमारे इस पाठ में है। एक बिंदु है दबाव समूह। तो दबाव समूह क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस पाठ का। दबाव समूह क्या होता है। तो दबाव समूह क्या होता है, लोगों का, या हम कह सकते हैं समान हित रखने वाले लोगों का। समान हित रखने, याद कर लेना अच्छी तरह से इस परिभाषा को, समान हित रखने वाले लोगों का ऐसा समूह है जो सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करता। प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करता है, परंतु अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। अच्छी तरह से इस परिभाषा को याद कर लेना। पाठ की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह समान हित रखने वाले लोगों का ऐसा समूह है जो सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करता है, यानी सीधा चुनाव नहीं लड़ता है और कोई नेता मंत्री संतरी कुछ नहीं बनता है, ऐसा प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करता है, परंतु अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो ये जो दबाव समूह हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। दबाव समूह है, इनको हित समूह भी कहा जाता है, इन्हीं को हित समूह कहा जाता है। हित समूह ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, निजी हित समूह है, और एक होता है सामाजिक हित समूह, सामूहिक हित समूह, या कह सकते हैं सामूहिक और निजी हित समूह। निजी हित समूह का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो सिर्फ अपने किसी विशेष समूह के हितों के लिए सरकार से मांग करते हैं नीतियों में परिवर्तन की, या अपने हित में नीतियां बनाने की। जैसे उदाहरण के लिए उद्योग संघ, उद्योगपति जितने हैं वो इस प्रकार के संघ, ये निजी हित में आते हैं। अध्यापकों का संघ, कर्मचारियों का संघ, श्रमिकों का संघ, ये सारे निजी हित समूह हैं। और सामूहिक हित समूह में हम देख सकते हैं, जैसे फेडेकोर, अभी हमने देखा फेडेकोर जो समूह, अभी पिछला हमने जो उदाहरण पढ़ा था बोलीविया का जल युद्ध, उसमें फेडेकोर एक समूह था जिसने पूरी जनता के हित के लिए काम किया था। दूसरा, जैसे हम ये मान सकते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ का आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ये सामूहिक हित के लोग, ये सामूहिक हित के दबाव समूह होते हैं जो आम जनता के लिए, यानी बड़े पैमाने पर बड़े सामाजिक वर्ग के हित की रक्षा के लिए ये काम करते हैं। और निजी हित समूह जो होते हैं वो सिर्फ अपने क्षेत्र के या अपने ही समान हित वाले समूह के फायदे के लिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये तो दोनों के उदाहरण, हित समूह के निजी और सामूहिक दोनों प्रकार के उदाहरण आपको देखने, और दबाव समूह का आपको अर्थ परिभाषा अच्छी तरह से याद करनी है। इसके पश्चात हम देखते हैं दबाव समूह जो है वो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह। आंदोलनकारी जो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह हैं, ये काम कैसे करते हैं, राजनीति को प्रभावित कैसे करते हैं, कि इनके तरीके कौन से हैं। दबाव समूह है
काम कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इनको इनके राजनीति को प्रभावित करने के। तो प्रश्न पूछा जा सकता है दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह राजनीति को प्रभावित कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीकों से करते हैं। तो हमें मिनिमम 2 तरीके, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 मिनिमम हमारे पास 2 तरीके तो होने ही चाहिए। पहला तो है ये जनता से संवाद करते हैं, जनता से जुड़ना, जनता को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने साथ जोड़ करके लोगों को समझाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र, जैसा हमने पिछली अध्यायों में भी हमने कहा कि लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र एक तरह से। जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पर लोग ज्यादा, सरकार वहां पर ज्यादा एक्टिव होगी, उनकी ज्यादा सुनेगी। क्योंकि जनता और नेता और सरकार जो है वो वोट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है कि वोट ज्यादा ना खिसक जाए। तो जनता को जोड़ते हैं ये अपने साथ, आंदोलनकारी जो समूह है वो, और दबाव समूह जो है ये जनता को अपने साथ जोड़ते हैं। इसके पश्चात ये दूसरा तरीका जो अपनाते हैं वो है हड़ताल करवाते हैं। जैसे हड़ताल हो गई, रैलियां निकालने लग गई, रैलियां निकालते हैं, पोस्टर अभियान चलाते हैं, पोस्ट कार्ड अभियान चलाते हैं, पोस्ट कार्ड अभियान। ये दूसरा तरीका, ये सामान्य तरीका है कि जब भी लोग सामूहिक हित की कोई बात होती है तो हड़ताल कर देते हैं, रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, सरकार के विरुद्ध सरकार का पुतला जलाते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो इनका है कि सरकार की कुछ समितियां होती हैं, उन समितियों में सदस्य बन जाते हैं। समितियों के सदस्य, संसद में जैसे सदस्य, विधानसभा में विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं, जैसे किसानों की समस्याओं के लिए, उद्योगपतियों की समस्याओं के लिए, उनके लिए काम करना, और नए स्टार्टअप कंपनियों के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। उन समितियों में इन दबाव समूह जो हैं या आंदोलनकारी समूह हैं, इनके कुछ चुनिंदा लोगों को इनका सदस्य बना दिया जाता है। तो ये सदस्य अपने समूह के हित की बात करते हैं इन समितियों में और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमारे हित में कानून बनाया जाए। ये दूसरा, ये इनका तीसरा तरीका हो गया। और इसके पश्चात ये लोग जो हैं वो अपने हित को, अपने फायदे को सरकार से मनवाने का पूरा प्रयास करते हैं। दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह, आंदोलनकारी समूह, ये दोनों किन किन तरीकों से सरकार को, राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, जनता से जुड़ते हैं, हड़ताल रैलियां पोस्ट कार्ड अभियान चलवाते हैं, समितियों के सदस्य बन जाते हैं, और जो पेशेवर हैं वो लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। जो बड़े पैसे वाले जो लोग हैं और जो इनके परमानेंट बड़े संघ हैं, मजबूत संघ हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन और पोस्टर लगवा देते हैं। विज्ञापन, पोस्टर और लॉबिस्ट, पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। पेशेवर लॉबिस्ट का मतलब होता है ये लॉबिंग करने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का, अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट लॉबिंग होती है। तो बड़े जो पेशेवर लोग हैं वो लॉबिंग करवाने के लिए पेशेवर लॉबिस्ट को नियुक्त कर देते हैं। ये 4 तरीके हैं। 4 में से आपको मिनिमम 2 तरीके याद रहने ही चाहिए। 2 नंबर का आपका प्रश्न है। अब इसके पश्चात इसी बिंदु में एक प्रश्न आपका और बनता है। वो प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दल और आंदोलनकारी समूह जो हैं इनमें क्या संबंध होता है, इनमें संबंध कैसा होता है। तो इनमें संबंध के बारे में अगर हम देखें तो इनमें संबंध ऐसा होता है कि प्रत्येक जो दबाव समूह या जो संगठन है, ये संगठन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं। संगठन किसके साथ जुड़े होते हैं? किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे एसएफआई का संगठन है तो एसएफआई का संगठन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। एबीवीपी का संगठन है, एबीवीपी का संगठन है, ये बीजेपी फेवर का संगठन है। इसी प्रकार एनएसयूआई है, ये कांग्रेस से समर्थित संगठन है। तो ये जितने भी संगठन हैं, आंदोलनकारी समूह या दबाव समूह का ही एक रूप है इन संगठनों का, तो ये किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। तो राजनीति में ये जो समूह है वो काफी एक्टिव, सक्रिय रहते हैं इस प्रकार से। और इसके अलावा कुछ आंदोलन ऐसे हैं जहां से पार्टियों का भी जन्म होता है। बहुत से आंदोलन हैं, जैसे असम गण परिषद, ये छात्र आंदोलन से उत्पन्न हुई है।
डीएमके, एडीएमके जो पार्टियां हैं ये आंदोलनों से उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आपकी आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया था दिल्ली में, उसी में इसकी जड़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीति को कई तरह से, कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न ये बनता है कि ये जो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह है, इनकी गतिविधियां राजनीति के लिए लाभप्रद हैं या हानिकारक है। अब इसमें दोनों प्रकार के विचार आते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं दबाव समूह और आंदोलनकारी, जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं। सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं तो इन पर जनता का कोई दबाव नहीं होता है, इनको जनता को जवाब नहीं देना पड़ता है। तो दबाव नहीं होता है तो ये लोग फ्री होते हैं और अपने हित की बात करते हैं। लेकिन हम इसको अगर संतुलित नजरिए से देखें तो हमारे सामने ये आता है कि ये जो दबाव समूह है और आंदोलनकारी समूह हैं, ये सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इसका मतलब सत्ता में हिस्सेदारी हो गई, सत्ता का बंटवारा हो गया। इसके अलावा ये सरकार पर दबाव बनाते हैं। इसके अलावा ये सरकार को अनावश्यक पक्षपात से रोकते हैं। जैसे पैसे वाले जो लोग हैं, उद्योगपति जो लोग हैं, वो अगर इस प्रकार की कोई नीतियां बनाना चाहें जो आम जनता के लिए फायदेमंद नहीं, तो ऐसी अगर स्थिति आती है तो ये दबाव समूह है और आंदोलन जो है वो ऐसी स्थितियों को रोकने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आंदोलनकारी समूह है और दबाव समूहों की जो गतिविधियां हैं वो लोकतंत्र के लिए फायदेमंद, ये लाभदायक हैं। तो इस प्रकार ये लाभदायक गतिविधियां हैं, क्योंकि इससे सत्ता में भागीदारी बढ़ती है, सरकार पर दबाव बनता है अपने हित के लिए, और दूसरा हम ये कह सकते हैं सरकार को अनावश्यक पक्षपात करने से रोकना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं गतिविधियां लाभदायक हैं। तो इस पाठ में अपने महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हुए, इनको एक बार एक सरसरी नजर से हम देख लेते हैं कि पहला, नेपाल का लोकतंत्र के लिए आंदोलन। दूसरा, बोलीविया का जल युद्ध, बोलीविया। तीसरा प्रश्न हो गया कि ये जो आंदोलन है वो लोकतंत्र में क्यों जरूरी। और चौथा प्रश्न हमारा जो है वो हो गया, दबाव समूह क्या होते हैं, कितने प्रकार के। पांचवा प्रश्न है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका उदाहरण कौन कौन से हैं। और छठा प्रश्न जो है वो आपका हो गया कि कौन कौन से तरीके अपनी बात मनवाने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लेते हैं। और सातवां प्रश्न आपका हो गया कि ये गतिविधियां जो हैं इनकी, ये लोकतंत्र के लिए या राजनीति के लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं गतिविधियां। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दबाव समूह है और इसके तरीके, एक तो, और एक बोलीविया का जल युद्ध। दबाव समूह को अच्छी तरह से याद कर लेना और कौन कौन से तरीके काम में लेते हैं अच्छी तरह से याद कर लेना, और बोलीविया का जल युद्ध अच्छी तरीके से याद कर लेना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने इस पाठ के। तो इस प्रकार से 2 नंबर का हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसको अच्छी तरह से आप छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा याद करें, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।